नमस्कार दोस्तों, तो एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे नेटवर्क चैनल केमिस्ट्री नेटवर्क कॉलेज में। आज हम लोग जो समझने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करेंगे हम, वो है सॉल्यूशन चैप्टर 12th का। तो समय न गवाते हुए हम उसे स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं हम विलयन। ठीक है, तो विलयन क्या होता है? विलयन दो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलयन को दो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। जैसे एक पदार्थ को हम विलेय कहते हैं और दूसरे को हम विलायक कहते हैं। समांगी मिश्रण है ना, समांगी मिश्रण। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर कहते हैं सॉल्यूशन, विलेय को कहते हैं सॉल्यूट और विलायक को कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक, क्या होता है? दो पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है वो विलायक कहलाता है और जो कम मात्रा में होता है वो विलेय कहलाता है। क्लियर? इधर तक किसी को डाउट? अब यहाँ पे एक चीज याद है, समांगी से क्या मतलब है? समांगी को इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस। समांगी का मतलब जो होता है कि इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसे हमने शुगर लिया है, शुगर, और उसमें हमने वाटर मिला दिया, तो इससे क्या बनता है? शरबत। अब शरबत में अगर हमने एक कंटेनर के अंदर लिया था, इस कंटेनर का मान के चलिए कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसका 300 ml है वाटर, और इसमें हमने शुगर मिला दिया। शुगर मिलाई हमने, सपोज कीजिए 15 ग्राम शुगर मिलाई, स्टर कर दिया। स्टर करेंगे तो इससे क्या बनेगा? शरबत बनेगा। अब इस शरबत को हमने 3 गिलासों में अलग अलग ले लिया। तो तीनों गिलासों में जो मिठास होगी शरबत की वो एक सी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई गिलास ज्यादा मीठा हो, कोई गिलास कम। मतलब पर्टिकुलर आयतन में विलेय के मोलों की संख्या या विलेय की जो ग्लू की मात्रा है वो सेम होनी चाहिए। जैसे जब 100 ml हो गया, जे 100 ml हो गया, जे 100 ml हो गया, इसे 5 ग्राम ही सॉल्यूट होना चाहिए। अगर किसी में 6 हो या किसी में 4 है तो वो समांगी नहीं कहलाएगा। तो विलयन की जो पहली इसेंशियल कंडीशन है वो होना चाहिए समांगी होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। क्लियर? तो क्या है? दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है और जो कम मात्रा में होता है विलेय कहलाता है। क्लियर? यदि दो पदार्थ हो और दोनों को दोनों एक से हो, दोनों के दोनों की मात्रा समान हो, जैसे सपोज कीजिए 50 ml शुगर हो, वाटर हो, और 50 ग्राम ही वो हो शुगर। अब दोनों बराबर है तो कैसे निकालेंगे? तो उस कंडीशन में विलायक वह होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वह विलायक नहीं होता है। क्लियर? तीसरी चीज, अगर किसी भी चीज में पानी थोड़ा सा भी डाला हो तो पानी को हमेशा विलायक ही कहेंगे, चाहे उसकी मात्रा कितनी भी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। क्लियर? तो क्या हो गया? व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more component whose composition may be altered within certain limit. Component which present in large quantity is called solvent and the component which present as less quantity is called solute. Example शरबत। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। आगे चले। अब इसके बाद आता है कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। देखते हैं टाइप्स। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहला होता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन। सेकंड होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तीसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन।
चौथा होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और पांचवा होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी हमने देखो शरबत बनाया था, शरबत में क्या मिलाया था, शरबत इसमें हमने क्या मिलाया था, शुगर और वाटर, दो चीजें मिलाई थी। शुगर कैसे एक्ट कर रहा था, सॉल्यूट के रूप में, और सॉल्वेंट क्या था, वाटर। कंसंट्रेट सॉल्यूशन का मतलब होता है गाढ़ा सॉल्यूशन। अब गाढ़ा कैसे करते हैं, गाढ़ा करने के लिए उसमें सॉल्यूट की मात्रा बढ़ा दो, तो इसमें सॉल्यूट ज्यादा होता है, सॉल्यूट हायर, सॉल्वेंट लोअर। डाइल्यूट का क्या होता है, पतला करना है, पतला करने के लिए मैंने सॉल्वेंट मिला दो, पानी बढ़ा दो, इसमें क्या आएगा, सॉल्यूट लोअर, सॉल्वेंट हायर। इसमें कोई दिक्कत? तो ऐसा सॉल्यूशन जैसे विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक से अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाता है, और ऐसा विलयन जैसे विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक से कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। ठीक है, दिस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन कंटेनिंग मच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच the solution containing small quantity of solute is called dilute solution. Next, unsaturated solution. Unsaturated solution means जैसे हमने शुगर लिया था, वाटर में मिला दिया, तो घुलता जा रहा है, या अपन ऐसे करते शुगर मिलाया, वाटर घुलता जा रहा है इजिली। तो जब तक वो घुलते जाता है तब तक वो कैसा रहेगा, अनसेचुरेटेड। जैसे ही उसमें घुलना बंद हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, सेचुरेटेड। और सैचुरेटेड के बाद भी अगर हम उसमें थोड़ी सी और मिला दें शुगर, तो वो कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड का सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी निश्चित ताप पर, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, विलेय पदार्थ को आसानी से घोला जा सकता है, तो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन। सैचुरेटेड ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोल सकते, वो क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन। फिर आता है सुपर सैचुरेटेड। अब सुपर सैचुरेटेड में सैचुरेटेड जो लगा, सैचुरेटेड का एक भाग है, तो ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की थोड़ी बहुत अधिक मात्रा घोली जा सकती है, वो क्या कहलाएगा, अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया, दिस सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट पर्टिकुलर टेम्परेचर is called unsaturated solution. Saturated solution, the solution in which further quantity of solute can be dissolved at particular temperature is known as saturated solution. Unsaturated, a saturated solution in which little bit amount or little bit further quantity of solute can be dissolved at particular temperature is known as super saturated solution. ये समझ में आ गया। कंसंट्रेट ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक से ज्यादा होती है, तनु विलयन ऐसा विलयन जिससे विलायक की मात्रा विलेय से ज्यादा होती है, असंतृप्त ऐसा विलयन जिससे विलेय पदार्थ को आसानी से घोला जा सकता है, संतृप्त ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, अति संतृप्त ऐसा विलयन जिसमें ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोल सकते हैं, क्या कहलाएगी, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। क्लियर। अब हम इसके आगे चलते हैं। क्या हम अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड या सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। उसको बदलने का एक ही तरीका है, तो क्या अगर हम विलयन को गर्म कर दें तो सुपर सैचुरेटेड में बदल जाता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में बदल जाता है। याद रखना इस चीज को, जो कंपटीशन के अनुसार बहुत अच्छी चीज है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन फिर होता है कौन सा, सैचुरेटेड, और तीसरा कौन सा होता है, सुपर सैचुरेटेड। क्या ये कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको अगर हम इसे बदलना है तो टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर इसको इसे बदलना है तो टेम्परेचर बढ़ा दें। माने टेम्परेचर बढ़ाने पर
अति संतृप्त विलयन संतृप्त विलयन में बदल जाता है, संतृप्त विलयन असंतृप्त विलयन में बदल जाता है। इसमें कोई दिक्कत हो किसी को नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी क्या होती है, विलेयता क्या होती है। अब विलेयता क्या होती है तो इसको अपने को समझना पड़ेगा। विलेयता का मतलब होता है विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो विलायक में आसानी से घुल जाती है। क्या होगा सॉल्युबिलिटी। विलेयता क्या होता है, amount of solute dissolve in specific amount of solvent is called solubility। विलायक के निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी या घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। विलायक के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा या घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। कैसे निकालते हैं सॉल्युबिलिटी को, दिखाते हैं एस से। तो कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बटे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, amount of solute upon amount of solution into 100। ठीक है, आए समझ में। सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेशन किस किस में करते हैं, सॉल्युबिलिटी के एक्सप्रेशन करने के लिए वो जो यूनिट्स है उसे देखते हैं। अब इसको कैसे कहते हैं ये भी देख लें, मोल पर लीटर। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। देखिए मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयां, सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयां। यूनिट या मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट है मास परसेंटेज, सेकंड होता है वॉल्यूम परसेंटेज, ऐसे कहते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत, इसे कहते हैं आयतन प्रतिशतता, तीसरा होती है नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता, चौथी होती है मोलरता, मोलैलिटी, पांचवी होती है मोलरता, मोलैरिटी, छठवीं होती है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, अभी नाम आता लिखते हैं। सातवां होती है पीपीएम, आठवीं होती है फॉर्मेलिटी। ठीक है, अब इसके अपन आगे चलते हैं। सबसे पहले थे मास परसेंट। मास हमेशा सूखी चीज का होता है, मैंने ग्राम वगैरह में होगा। तो इसके लिए क्या होता है फार्मूला, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। प्रतिशतता मैंने 100 से डिवाइड। आए समझ में, डब्ल्यू बी क्या, बी जहां भी आ जाएगा याद रखना, बी का मतलब होता है सॉल्यूट और ए का मतलब हमने कर दिया सॉल्वेंट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पलट भी सकते, बस आखिरी में जो भी डेरिवेशन हो गया था उसको समझा दो कैसे क्या है। तो मास निकाल ले, तो जिसका निकाला हम अपने में एक अच्छाई है कि हमें जो भी निकालना है सब किसका निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है। जिसका निकालते उसको ऊपर और नीचे टोटल। तो इसमें बिलियन में है तो बिलियन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों रहेंगे, तो नीचे दोनों रहेंगे, ऊपर केवल सॉल्यूट। अगर आयतन की बात करें, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, तो वी वी अपॉन वी ए प्लस बी वी हो जाएगा इंटू 100। अब नॉर्मलता की बात करें तो नॉर्मलता क्या होता है, एन बी अपॉन ई इंटू वी। अब ई क्या होता है इसमें, ई होता है एन बी अपॉन वैलेंसी।
संयोजकता। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, एन क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम, डब्ल्यू अपॉन एम को हम बी कहते हैं, एन तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू इधर होगा डब्ल्यू बी, ठीक है, एम बी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी। ठीक, मोललता क्या होता है, स्मॉल एम से दिखाते हैं, इसे एम से दिखाते हैं कैपिटल से। मोलैलिटी लिटी है तो आपको कैसे दिखाना पड़ेगा, स्मॉल एम से। वो क्या होती है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। मोलैलिटी क्या होती है, एन बी अपॉन वी, वी और इसको अगर हम वैसे बदल देंगे ग्राम में तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी इंटू 1000। वी इजिकल टू एम एल में हो तो ये वाला लगाएंगे और वी इजिकल टू लीटर हो तो ये वाला लगाएंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोलों की संख्या होती है जिसका निकालना होता है, तो मोल फ्रैक्शन को दिखाते हैं हम एक्स से। तो एक्स बी इजिकल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर हमें एक्स ए निकालना होता तो क्या हो जाता है, एक्स ए इजिकल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। लेकिन एक खासियत और होती है, एक्स ए प्लस एक्स बी इजिकल टू हमेशा 1 होता है जी, ठीक है। तो अपन देखते हैं पहले मास परसेंटेज क्या होता है। मास परसेंटेज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास of solute dissolvent per 100 parts by mass of the solution। तो मेनली आपको इन तीन को विशेष तौर से देखे चलो, 3-4 नंबर इन्हीं पे आता है। पार्ट्स पर मिलियन का क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन छोटे अमाउंट को नापने होता है। जैसे क्या होता है, अगर दाम नापना होता है तो इसमें पार्ट्स पर मिलियन की यूज करेंगे हम। पॉल्यूशन को नापना होता है तो पार्ट्स पर मिलियन को करते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन की हमें यूज करना होता है या फिर छोटी अमाउंट को, छोटी चीज को नापना होता है। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, तो नॉर्मलता क्या हो गया, किसी विलेय में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। किसी विलेय में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। तो फार्मूला क्या है, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। एन इक्वल टू होता है विलेय की डब्ल्यू बी अपॉन ग्राम तुल्यांक ई वी, ई और वॉल्यूम आयतन। ई क्या होता है, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, अणु भार में उसकी संयोजकता का भाग दे दो तो तुल्यांकी भार आ जाता है। तो हमने इसको खोल दिया था, डब्ल्यू बी अणु भार एम बी, इसमें संयोजकता का भाग कर रहे हैं तो वो ऊपर चलेगा वैलेंसी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। मोललता की बात करी तो मोललता क्या होता है, प्रति 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। इसे अगर हम चाहते हैं ऐसा भी दिखा सकते हैं, एन बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। क्यों, क्योंकि एम बी और जी क्या कहलाता है मिलके, डब्ल्यू अपॉन एम मैंने एन कहलाता है, इसलिए ऐसे मोलरता दोनों कर दिया हमने। हाँ ठीक है, तो क्या होता है विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अगर लीटर में आयतन नहीं दिया हो, एमएल में दिया हो तो 1000 से डिवाइड कर दो तो 1000 ऊपर चला गया। मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज क्या होता है, किसी एक पदार्थ के मोलों की संख्या तथा विलेय में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। और विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का योग हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं है। आगे चले अपन नॉर्मेलिटी की परिभाषा। द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। ओके, इसके बाद किसकी है चाहिए, अच्छा मोलैलिटी। चलो मोलैलिटी क्या होती है भाई बताओ, कौन बता रहा है। चलो देखो मोलैलिटी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter solution is known as molarity। molarity is equal to NB upon V। और molality क्या होती है, number of moles of solute dissolved per 1000 gram weight of solution या gram weight of solvent। It is denoted by small m। clear।
Mole fraction, it is the ratio of number of moles of one component with the total number of moles present in solution is known as formality. वो वैसे फॉर्मूला ही है. नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इन ए लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी. इट इज एफ. पीपीएम, तो पीपीएम भी क्या हो गया, 10,000 वो 10⁶ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो निकलेगा डब्ल्यू ऊपर एम, जैसे 100 के करो तो 10⁶ का मल्टीप्लाई करो. इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो बताओ. अब मेन चीज जो इसमें आती है, सबसे बड़ी चीज वो आती है इनमें इंटर कन्वर्जन. इंटर कन्वर्जन में सबसे पहली चीज होती क्या है कि हमें जो आना चाहिए, खास तौर से सबके मोल बना, तो हम इन तीन का बता देते, बाकी आपका आपस में बना देगा. नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोलंता में हम बता रहे हैं. सेम तरीके से आप दूसरे में भी बता सकते हैं. ठीक है. तो इंटर कन्वर्जन के बेस पे ही न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं. देखिए, जैसे हमें नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में निकालना है, मोलरिटी में रिलेशन निकालना है. तो नॉर्मेलिटी क्या होता है बताइए, WB/MB इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी. अगर फार्मूला लिखा था. मोलरिटी क्या होता है, WB/MB इंटू V. W/M क्या होता है, W/M इज इक्वल टू होता है N. तो हम इतने को क्या कर सकते हैं, N कर सकते हैं. तो क्या होगा, NB इंटू वैलेंसी अपॉन क्या हो जाएगा बताइए, बताइए वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, WB का NB अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कट गए. ठीक है. तो क्या रह गया, मोलरिटी अगर निकालना है इजिकल टू क्या निकल के आएगा, नॉर्मेलिटी इंटू वैलेंसी. ओके. ऐसे ही हम दूसरे को निकाल लेंगे रिलेशन. देखिए, किसी का भी निकाल सकता है, बस आप कर दो. और खास तौर से आप जो निकालना, मोललता, मोलैलिटी इजिकल टू होता है नॉर्मेलिटी इंटू वैलेंसी. देख लेते हैं, M/F है ना, इसको निकाल के देखना पड़ेगा. एक बार देख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, NB/V. EV होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो NB इज इक्वल टू क्या होगा, नॉर्मेलिटी इंटू EV. इक्वेशन फर्स्ट. अगर हम मोलरिटी निकालते हैं, मोलरिटी क्या होता है, WA/MA इंटू 1000 अपॉन WA. इतने को कहते हैं NA. तो इसे हम क्या कह सकते हैं, NB/1000 अपॉन WA. इससे हम NB निकाल लें तो NA क्या हो जाएगा, इधर निकालेंगे, इसके से मल्टीप्लाई आएगा तो NB इज इक्वल टू बन जाएगा मोलरिटी इंटू WA अपॉन 1000. जो सब एक साइड बराबर होती है, दूसरी अपने आप ही बराबर होती है, तो क्या बन जाएगा, N इंटू EV इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू WA अपॉन 1000. निकाल लो इससे फार्मूला, जो चाहो वो निकल आएगा. मोलरिटी ऐसे निकाल सकते हैं किसी के भी. ठीक है. चलो आगे देखें. इस तरीके से रिलेशन सबके आप NB निकाल लीजिए और NB को दूसरी वैल्यू में रखते चले जाइए. बस आपने सब निकाल लेंगे.
इसके बाद जो आता है, अब हमें देखना है क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में देखिए थोड़ा सा हम इसके बारे में भी देख लेते हैं। डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न विसरण, एक होता है निसरण, डिफ्यूज़न निःसरण, और एक होता है ऑस्मोसिस, जिसे कहते हैं परासरण। इनमें क्या अंतर है? डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो हमेशा गैसों में होते हैं और जी किसमें होता है, लिक्विड में। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स जाएंगे सॉल्यूट के, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाते हैं। लेकिन ऑस्मोसिस में जस्ट अपोजिट होता है, लो कंसंट्रेशन टू कहाँ आते हैं, हाई आते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे अगरबत्ती को हम जलाते थे, अगरबत्ती इधर जल रही है, इसकी खुशबू फैलती है, इस पौधे तक भी आती है, या खाना पकड़ा तो खाने की खुशबू आती है। तो क्या होता है, अगरबत्ती की खुशबू इधर जाती है, अगरबत्ती से हम तो नहीं कहते सेंस के पार्टिकल्स को यहाँ पे 10 इधर चाहिए, वो अपने आप ही आते हैं। तो गैस के अणुओं का स्वतः मीन्स अपने आप, गैस के अणुओं का स्वतः अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है। आया समझ में? गैस के अणुओं का स्वतः अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है। The spontaneous flow of gaseous molecules toward high concentration to low concentration is known as diffusion. डिफ्यूजन के कारण ही क्या होता है कि अगरबत्ती खुशबू संपूर्ण कमरे में फैलती है, लिखा होता है ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ फ्रेग्रेंस ऑफ द बर्निंग स्टिक स्प्रेड एवरीवेयर। इफ्यूजन में एक वजह होता है कि इसमें भी गैस के मॉलिक्यूल्स जाते हैं, लेकिन एक स्मॉल पोर से जाते हैं। तो क्या हुआ, गैस के अणुओं का एक संकीर्ण छिद्र से होकर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन, गैस के अणुओं का एक संकीर्ण छिद्र से होकर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन इफ्यूजन कहलाता है। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स टुवर्ड द हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ स्मॉल पोर इज नोन एज इफ्यूजन। ड्यू टू द इफ्यूजन द एयर ऑफ फुटबॉल ब्लैडर्स कम्स आउट और साइकिल और मोटरसाइकिल गेट पंचर्ड। इफ्यूजन के कारण ही क्या होता है, साइकिल का ट्यूब्स पंचर होना इफ्यूजन का घटना है, फुटबॉल के ब्लैडर से हवा का निकलना इफ्यूजन का। क्यों, उनका छोटा सा छिद्र होता है, उसमें से ही निकलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं अपन, इसके बाद आता है इफ्यूजन। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस को कहते हैं परासरण। परासरण राइटिंग में मत जाना आप लोग। एक जो बीकर है, इसमें मैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दूँ। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को आपको समझना तो आप पहले समझ चलिए, चाय की छलनी होती है, छलनी का सफेद वाला हिस्सा होता है, सब सेमी परमेबल मामले थे, और उसे हमने ऐसे लगा दिया। एक साइड भर दिया हमने शुगर, एक साइड भर दिया हमने वाटर। क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स उसमें आने लगेंगे। ठीक है, और तब तक आएंगे जब तक दोनों की कंसंट्रेशन समान नहीं हो जाती। तो वाटर क्या था, सॉल्यूट है सॉल्वेंट, वाटर हमेशा सॉल्वेंट होता है, और किसके मॉलिक्यूल्स की ओर जा रहे हैं, सॉल्यूट की ओर। और इसका नाम क्या होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इनको मिलाते डेफिनेशन बन जाएगी, विलायक के अणुओं का स्वतः, आपने नहीं कहा था मैप चले गए, विलायक के अणुओं का स्वतः अर्ध पारगम झिल्ली से होकर विलय की ओर गमन करना परासरण कहलाता है। ठीक है, फिर से समझ लें, विलायक के अणुओं का स्वतः अर्ध पारगम झिल्ली से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करना परासरण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है? तो क्या होगा, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टुवर्ड द लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, टुवर्ड लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस।
कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम क्या करें, इसके ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशर डाल दें, जैसे छेद थे जो इसके अंदर सेमी परमानेंट वो बंद हो रहा है, तो हमने बाहर से लगाया प्रेशर। तो बाहर से जो प्रेशर लगाते हैं वह अतिरिक्त दाब, वह बाहरी अतिरिक्त दाब जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है, वो क्या कहलाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर वह बाहरी अतिरिक्त दाब जो परासरण क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है, क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें? द एक्सटर्नल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर which allow only solvent molecules, the external hydrostatic pressure which applied to prevent the osmosis, is known as osmotic pressure. क्लियर? अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो आया था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो अपने में से होकर केवल ब्लैक के अणुओं को गुजरने देती है, ब्लैक ये नहीं, क्या कहलाती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो क्या होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? सच ए मेम्ब्रेन व्हिच अलाउ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, नॉट द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, टू पास थ्रू देम इज नोन एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेलोफेन मेम्ब्रेन्स आर एक्ट एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आता है रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन आ रहे हैं और रिवर्स में अपोजिट हो जाएगा, हाई से लो पे चले जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? आरओ सिस्टम जो आपके लगा होता है, आरओ कहते हैं, आरओ का फुल फॉर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस। व्हेन द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, इधर आया तो सॉल्यूशन बन गया। व्हेन द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड is more than that, the osmotic pressure is more than the osmotic pressure, then solvent molecules stand moving from solution side toward the pure solvent side through semi-permeable membrane. This is called reverse osmosis. अगर एक लाइन में लिखोगे तो क्या लिख देंगे? परासरण क्रिया का विक्रम रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि विलायक की तरफ से लगने वाला वह अतिरिक्त दाब जो विलायक के अणुओं को, जो विलयन में से विलायक के अणुओं को अर्धपारगम झिल्ली से होकर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता को गमन करने के लिए आवश्यक होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। इसके अलावा इनमें दोनों में अंतर आता है। तो अंतर में क्या हो जाएगा? जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करें, वो डिफ्यूजन और इसमें ऑस्मोसिस में अंतर आता है। तो डिफ्यूजन है, इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम, डिफ्यूजन में पहले बताए थे, मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। उसमें क्या होगा? ऑस्मोसिस में मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट, उसमें सॉल्यूट के थे, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन गैसेस एंड लिक्विड, दोनों में होती है डिफ्यूजन, और इट पॉसिबल ओनली इन लिक्विड। There is no requirement of semi-permeable membrane. There is requirement of semi-permeable membrane. It cannot be stopped by applying pressure from opposite side. It can be stopped by applying pressure from the opposite side. ठीक है, इधर तक में किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए। अब एक आता है कि जो बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, सिद्ध करो। अच्छी बात है। तो हमें पहले पता होना चाहिए अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अणुसंख्यक गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है बताइए? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कौन बता सकता है? बताइए जल्दी से। द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन which depend upon the relative number of solute
and solvent particles but do not depend upon their nature are called colligative property. विलयन का वह गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, विलयन का वह गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उनकी प्रकृति पर नहीं, क्या कहलाएगा, अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है। The properties of dilute solution which depend upon the relative number of molecules of solute and solvent particles but do not depend upon the number of but do not depend upon the nature of the solute and solvent particles is called colligative property। कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फुल फॉर्म में लिख रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा होता है फ्रीजिंग इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसा लिखा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। ऑस्मोसिस नहीं होता, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। कोई दिक्कत इसमें? तो अणुसंख्यक गुणधर्म में क्या हो गया? विलयन के वह गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक के कणों की संख्या पर निर्भर करती है, उसकी प्रकृति पर नहीं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाती है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं हो। अब हमें ये देखना है कि अणुसंख्यक गुणधर्म एक अणुसंख्यक गुणधर्म एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये सिद्ध कीजिए। ये कैसे सिद्ध करें, बता सकता है कोई? बताइए। नहीं बता पा कोई? हमें को बताना है। पहली चीज तो कहते हैं, ऐसे कैसे दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं? पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? Want of law dilute solution state that the osmotic pressure of dilute solution is equal to the pressure exerted by the vapor when its temperature and volume is equal to the solution। कुछ नहीं, सिंपल ऐसे मान के चलो। जैसे आदर्श गैस हमने पढ़ा था, आदर्श गैस क्या था? पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है। पी क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर किस तरह? गैस के अणु द्वारा। द प्रेशर विच इज एक्साइटेड बाय द गैसेस मॉलिक्यूल्स व्हेन दे हिट ऑन द बार ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड प्रेशर। इसमें क्या होता था? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल टकराते हैं, उसके कारण जो प्रेशर बनता है वो बनेगा। तो इसमें हम केवल कुछ नहीं करते, पी प्रेशर की जगह पाई कह देते बस। तो क्या हो जाएगा? पी वी इज इक्वल टू या पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। इसको अगर इधर ले आएंगे तो क्या होगा? पाई इज इक्वल टू एन ओवर वी आर टी, और n ओवर v इज इक्वल टू होता है c। c मीन्स कंसंट्रेशन, तो हम क्या करते हैं? पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अगर टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट, देन t इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू आल्सो कांस्टेंट, तो j भी कांस्टेंट, ये दोनों हट जाएंगे तो p इज इक्वल टू c। माने क्या हो गया? पराशर दाब विलायक के विलेय तथा विलायक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। सी मीन्स कंसंट्रेशन, सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किससे बनता है? अणुओं की संख्या पर, तो निर्भर करता है, उसके बराबर होता है, इसलिए कैसा हो गया? एक अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। इधर तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, नहीं है तो आज हम इतना ही करते हैं, इसका आगे कल करेंगे। ठीक है। तो देखिए, अपने इसमें जो हमने आपको समझाया, इन सब चीजों के पीडीएफ नोट्स भी हैं, यही लैंग्वेज में लिखे हुए जिस लैंग्वेज में आपको समझाया है। अगर आपके पास अब पीडीएफ नोट्स हो और फिर आप इसे समझे तो आपको बहुत अच्छा 100% समझ में आ गया, इस बात की हमारी श्योरिटी है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप पीडीएफ नोट्स लीजिए। पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9826256900, और पीडीएफ नोट्स की एक सर्टेन कॉस्ट रखिए 500 रुपीज़, जो आप पे करेंगे। हम आपको चैप्टर वाइज पूरे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराएंगे, और एक दिन पहले आपके पास नोट्स आएंगे, उसके बाद आप जैसे पढ़िए
आप देखिए तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन में आना चाहते हैं तो ऑनलाइन में तो सीधी बात है कि कुछ चार्जेस लगते हैं, तो उसका हमारा 500 रुपये पर मंथ है। इसमें आपको 500 रुपये में नोट्स मिल जाते हैं, समझ आप फ्री में सकती हो। यूट्यूब पे चलेगी, यूट्यूब पे आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा, फ्री में समझिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको पैसे खर्च करने की। और सबसे बड़ी बात जो है, हमने आपको इसको बताया कि हमारा चैनल एक ऐसा चैनल है जो नेटवर्क मार्केटिंग पर आधारित है। अभी तक एजुकेशन सेक्टर में नेटवर्क मार्केटिंग के आधार पर कोई भी चैनल नहीं चल रहा है, हमारा फर्स्ट चैनल है। इसमें इसीलिए हमारा टैगलाइन है अर्न व्हाइल लर्न, पढ़ते समय सीखते समय आप कमाई भी कीजिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप 2 लोगों को रिकमेंड कीजिए, वो 2 लोग हमसे नोट्स लेते हैं। तो नोट्स लेते तो पहले बार में जैसे हमारी साइकिल चलती आती, 2 करते आते हैं, तो पहले हम आपको नोट्स फ्री करेंगे। पहले तो नोट्स फ्री करने के बाद फिर जो लोग आते आते हैं तो उससे आपको कुछ सर्टन अमाउंट्स भी वापस किया जाता है। इसलिए हमने कहा लर्न अर्न व्हाइल लर्न, नेटवर्क मार्केटिंग आधारित है। इसके डीपली समझने के लिए आपने स्टार्टिंग में आप वो देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन आता है उसमें थोड़ा सा समझाया हुआ है। अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल लीजिए। थैंक यू, बाय।